अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, तो हमारे पॉलिटिकल साइंस के पीरियड है आज। तो हम हमारे एग्ज़ाम के बाद अब तक सिलेबस शुरू हुए थे नहीं। इसके पहले आप लोगों को मैं कई वीडियो शेयर किए थे, तो आप लोग देख के उसके एक असाइनमेंट भी दिए थे, वो कंप्लीट कर किए होंगे, ऐसे गुमा करते हो। तो आज हम हमारे जो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम तो करीब आते हैं आपके, इसीलिए हम जो वीडियोस आप लोगों को पहले दिखाए थे उसके असाइनमेंट भी वो जल्दी आप कंप्लीट कीजिए इंशाअल्लाह। तो हम हमारे सिलेबस के पार्ट शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 है इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी के रिलेटेड 2-3 वीडियोस हम आप लोगों को शेयर किए थे। तो उसमें इंडियन डेमोक्रेसी की स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं, और इंडियन डेमोक्रेसी बाकी डेमोक्रेसी और बाकी जो सिस्टम्स है, और में बहुत सारे सिस्टम थे, तो उस सिस्टम से कैसे मुफारिक रहते हैं, कैसे फ़र्क पड़ते हैं इसके, और उन डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के दरमियान जो तफरीक पड़ते हैं, वो फ़र्क के बारे में समझने के लिए आप लोगों को ऐसे एक वीडियो हम शेयर किए थे। तो आप लोग वो देखे होंगे और वो और से लोग सुने भी होंगे, ऐसे गुमा करते हैं इंशाअल्लाह। तो इंडियन डेमोक्रेसी के की पॉइंट्स होके आपके टेक्स्ट बुक दिए थे। आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडिया और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शामिल होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में कहते हैं। और फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके साथ एक स्टेट गवर्नमेंट अलग होते हैं। इस सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। तो ऐसे एक फेडरल सिस्टम है इंडियन डेमोक्रेसी में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, उस सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए एक अलग जगह होता है, उधर उनके जो फैसला जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो करार रखते हैं, उस जगह एक अलग होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोस, उनके जो जिम्मेदारी वगैरह होते हैं वो अलग रहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग रहते हैं। तो ऐसे दोनों अलग होके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के गवर्निंग एक साथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसे एक सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक फेडरल सिस्टम होते हैं। और तीसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट सिस्टम होते हैं, तो भाई 2 पार्लियामेंट्स हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। और ऐसे जो बाई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में रहते हैं, उस सिस्टम कैसे चलाते हैं हम, वो भी समझने के लिए हम इंडियन डेमोक्रेसी ऐसे एक चैप्टर इधर तैयार किए हैं। तो इस चैप्टर के कंटेंट में अहम ऐसी 3 थीम्स होते हैं। तो उस थीम्स हम अभी बताएं। तो इसके इंट्रोडक्शन देखिए। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश सब्जुकेशन फॉर नियरली 2 centuries, 1757 to 1947। तो हमारे हिंदुस्तान सब्जुकेशन के माना है किसी के तहत रहना, किसी के नीचे, किसी को सब्जेक्ट होके रहना। इसे कॉलोनी होके इंडिया 2 सदी इसे गुजर गए थे इंडिया का। 1757 to 1947 तक इंडिया कम्प्लीटली एक कॉलोनी थी। बट विद द अटेम्प्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947, तो 1947 अगस्त 15 को जब हमारे हिंदुस्तान को ऐसे आज़ादी मिल गई, ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ादी जब मिल गई, इंडिया स्टूड एज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया ऐसे जो जहाँ में पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट जो फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे एक एड्रेस होके इंडिया को ऐसी एक मकाम मिल गई पूरी दुनिया के एतबार में कि इंडिया इस दुनिया की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट कंट्री है। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी, इसके अलावा जो लॉज हम बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का माना है लॉ बनाना, इसका माना है जो हम जो कायदे है और जो हमारा बाई लॉज है, जुडिशरी में जो लॉज ऐड करना है और जो अमेंड करके उधर से निकालना है, उसके पूरे तकरीरात और करारात जिधर होते हैं उस जगह को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस सिस्टम को। तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का माना है हमारा जो सिस्टम हम आगे बढ़ाते हैं, इलेक्शन सिस्टम और हमारे वोटर्स आईडी और हमारा सिटीज़नशिप और इधर के जो राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कंजर्वेशंस, रिजर्वेशंस, ये सब क्या होते हैं, डेमोक्रेसी की पार्ट होते हैं। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, लाजिम व मलजूम है। तो एक है नहीं तो दूसरे भी नहीं। As such, there cannot be a true democratic state without having a constitution of its own. So, then there cannot be a true democratic state. A completely democratic state को exist करना मुहाल है कि without having a constitution of its own. Its own एक private constitution, एक law system अगर नहीं हो तो एक democratic state को कभी exist नहीं कर पाता। Similarly, the role of a constitution is meaningless without having democracy. Yes, of course, a constitution without democracy is also meaningless. उसको भी कोई मायना नहीं है अगर डेमोक्रेसी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। तो एक लॉ सिस्टम के बिना एक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना मुश्किल होते हैं, कभी मुहाल भी होते हैं। तो ऐसे एक सिस्टम को भी एग्जिस्ट करना मुहाल है, कभी पता नहीं। इन फैक्ट, the process of making a constitution had begun even before India attained her independence. तो इंडिया को जब हमारे इंडिपेंडेंस मिल गई, फ्रीडम मिल गई, उसके पहले ही हमें क्या हुआ, हमें कम्प्लीटली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश और उसकी प्रोसेस शुरू हो गया था। इन जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन जुलाई 1945 in England, the Labour Party came to power and the new government took the decision to declare independence to India. 1945 में, तो इंडिया का फ्रीडम मिलने के 2 साल पहले जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी ऐसे गवर्नमेंट में आ गए, सक्सेसफुल होके ऐसे गवर्नमेंट में आ गए, तो हमारे एक क्या हो गया, इधर इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने की तय करार उधर 1945 में ही हो गया है। तो 2 साल बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है। तो 2 साल की मेहनत किसके पीछे है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश में ऐसे गुजर गए हैं, ऐसे उस कोशिश में हम खर्च किए भी है 2 साल हमारा। तो 2 साल की कोशिश के बाद हमारे जनरल इलेक्शंस के पहले अगस्त 15 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है। अकॉर्डिंगली, the Labour Party government of England felt the utmost necessity of a constitution for the new democratic state. तो जब उन लोग ऐसे गवर्नमेंट में आ गए, लेबर पार्टी 1945 में लेबर पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, ऐसी एक सोच उनको हो गया कि हमारे एक न्यूली जो पैदा होने वाली एक डेमोक्रेटिक स्टेट है इंडिया, दैट मीन्स इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे घुमा एक सोच उनको 1945 में ही हो गया था। As such, the British government sent the cabinet mission to India in March 1946. तो ऐसे एक कैबिनेट मिशन होके एक डेलीगेट को, एक टीम को ऐसे एक मिशन होके 1946 में, 1 साल पहले इंडिया को ऐसे एक आइडिया दिया कि एक to create a congenial environment and to make a necessary preparation for forming a new constitution of India. ऐसे तो हमारे इधर एनवायरनमेंट पढ़ के, इधर क्या एटमॉस्फेयर क्या है वो समझ के, इधर के माहौल समझ के, इधर क्या चाहिए वो समझ जाना है। उसके साथ साथ हमें क्या होना है, हमारे जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना है उसके एक आइडिया बनाने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 को इंडिया में आ गया। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फाइट टू राइट टू एक्सप्रेशन। इसे
फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, वो सब हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स। द कैबिनेट मिशन वाज ए यूनिट ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। इंग्लैंड के जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन लोगों के एक यूनिट था जो कैबिनेट मिशन के नाम से मशहूर हो गया। कैबिनेट मिशन के मुराद है इसे 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड। With the initiative of the cabinet mission, a constituent assembly was formed and its first ever sitting was held on 9 December 1946. तो दिसंबर 9 1946 को इसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के उधर एक फर्स्ट सिटिंग भी हो गया था इधर। तो उस फर्स्ट सिटिंग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट होके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम इलेक्ट भी किए थे उस फर्स्ट सिटिंग में ही। ऑल टुगेदर 11 सिटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन रिलेशन टू द प्रिपरेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ 11 सिटिंग्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बनाना है उसके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ही हम 11 सिटिंग्स हो गए हैं, वैसे सिटिंग्स कंडक्ट किए थे। The Constituent Assembly constituted a drafting committee on 29 अगस्त 1947। तो इसे ड्राफ्टिंग कमेटी को ऐसे असाइन किए, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ड्राफ्ट करके एक बुक बनाना है, अमेंडेड एक कम्प्लीटली between two shelves we have to complete the constituent assembly or constitution। तो ऐसे बनाने के लिए एक 3 स्पेशलिस्ट को ड्राफ्टिंग कमेटी को असाइन किया। द ड्राफ्टिंग कमेटी विच वाज constituted with even 7 specialists are belonging to division fields। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 स्पेशलिस्ट थे और सब डिफरेंट एरिया से थे। तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये तो बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। आफ्टर 3 years long rigorous labor, drafting committee prepared the draft copy of the new Indian constitution and the same was handed over to its president Dr. Rajendra Prasad on 26 November। तो 3 साल की कंप्लीट कोशिश के बाद हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो प्रेसिडेंसी में जो उनके जो इंसाइट के साथ जो बनाया गया है, ऐसी एक ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1949 इंडिया की इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद नवंबर 26 को इसको दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हैंड ओवर किया। और विद द सिग्नेचर ऑफ द ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पीपल ऑफ इंडिया गॉट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। और जब राजेंद्र प्रसाद इसमें साइन किया तब इंडिया की पूरे सिटीजन्स को ऐसे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर उनके लिए ऐसे हमारे अपने आप को मिल गए। बट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ओनली ऑन 26 जनवरी 1950। तो 1950 में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम आज सेलिब्रेट करते हैं। 19 जनवरी 26 को 1915 जनवरी 26 को हमारा जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर किया गया था वो इम्प्लीमेंट किया और हमारे केम इनटू फोर्स और लोगों के दरमियान ये ऐसे जारी हुआ। वो कब है? 26 जनवरी 1950 को। ड्यू टू मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे अप्रूवल वगैरह मिलना चाहिए था और बहुत इंस्पेक्शन भी चलाना था। उसके बाद हमारे जनवरी 26 को इसकी कब इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंडिया वाज गवर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936। तब तक हमारे इधर जो इंडिया की गवर्नमेंट चलाया वो तो इंडिया एक्ट 1935 में हमारे जो ब्रिटिश राज कर रहे थे उस टाइम में जो बनाया गया इंडिया की एक राज करने की इंडिया गवर्नमेंट की ऐसे एक कॉन्सेप्ट थी, उसके मुताबिक ये 2 साल हमारे इधर की
गवर्नमेंट चलाया, और बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 15 अगस्त 47 टू 26 जनवरी 1950। तो 1950 तक हमारा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बिना एक गवर्नमेंट कभी चलाना मुश्किल होता है, कभी मुहाल भी। तो उस टाइम तक हमारा 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके एक मुताबिक हमारा इधर की कॉन्स्टिट्यूशन चलाया गया था। तो यह है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें ही बहुत सारे पॉइंट्स नोट करने के लिए है, तो ये आप लोग इंशाअल्लाह ख़ुद पढ़ के कुछ शक वगैरह तो पूछना है इंशाअल्लाह। तो आगे बहुत पॉइंट्स होके भी इसमें दिया गया है, वो भी आप लोग इंशाअल्लाह एक ख़ुद देखने की कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द हमारे ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो कुछ एलाबोरेट करके हम लिए हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ के पूरा माना बता के। तो आगे इंशाअल्लाह ऐसे लेने के इसके बजाय हम इसमें जो पॉइंट्स है वो कलेक्ट करके इंशाअल्लाह वो शेयर करके हम क्लास कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको कुछ शक वगैरह तो इंशाअल्लाह ज़रूर पूछना है, और इंशाअल्लाह दुआ में भी याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।